Hey everyone, welcome back to this channel. In this video, we'll be covering Indian economic development. Before starting this session, I wish you all a great success in 2025. Happy New Year to you all. Okay, let's start the session now. In this session, we'll be covering Indian economic development एंड हम चैप्टर वाइज हम इसको पूरा कवर करते हुए जाएंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की. क्लास 12th की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हमारे दो सेक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड द सेकंड वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 40 मार्क्स का है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स के हैं, एंड प्लस 20 मार्क्स ले लो आपके प्रोजेक्ट. इन टोटल ये जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स के होते हैं. राइट, यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को पता है. अब जो बात है वो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें लगता है दैट ये वाला जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, इसमें बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह हैं, सोल्यूशंस वगैरह हैं. टोटली गुड मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड अ गुड मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो ध्यान होता है वो मैक्रो पे होता है और इस पे नहीं होता है. जबकि आईईडी जो है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही आसान पेपर होता है. बहुत ही सब्जेक्ट बहुत ही ऐसा है कि भाई बस आप एक बार रीड कर लो, ऐसे रीड किया और तुरंत से आपके माइंड में वो रह जाता है. अगर आप अभी तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं पढ़े हो तो आप आई हाईली सजेस्ट यू ऑल दैट गो एंड रीड योर चैप्टर्स फर्स्ट. एंड अगर अभी तक ऐसा लग रहा है नहीं यार अब तो इतनी मोटी बुक है, इतनी बड़ी बुक है, हम इसे कैसे कवर करेंगे, तो डोंट वरी, आई एम हियर. आप कुछ करना नहीं है, आप बस इस वीडियो को सुनो. मैं देखने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बस सुनने के लिए बोल रही हूँ. इट्स मोर लाइक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसे आप जब सुन रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, जब हम एक ही चीज़ों को बार बार हम जब सुनते जाते हैं ना तो समवेयर इन आवर माइंड वो चीज़ें फिट हो जाती है. और जब पेपर में मान लो 1 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया, फिर तो हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर हो गया, उसमें जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्लिक करता है उस टाइम पे कि अच्छा ये हमने कहीं पे सुना हुआ है, तो वहां से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो. इस तरीके से आप अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 40 मार्क्स को सिक्योर कर, 40 नहीं तो 40 में से 20 तो आप सिक्योर कर ही लोगे. राइट. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप नोटबुक उठाओ, उसमें नोट्स बनाओ, ज़रूरत नहीं है उनसे. अब ना ही उतना टाइम है और ना ही उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है बस हमने पढ़ा, समझा और बस खत्म. एंड प्लस पॉइंट आपके लिए ये है दैट सीबीएसई हमें ये अलाउ करती है, दैट सीबीएसई बच्चों को पुश नहीं करती है दैट गो एंड राइट इन बुकिश लैंग्वेज. वो उन्हें बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए. आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया वो पूरे कॉन्सेप्ट कि क्या था क्या नहीं था, एंड आप जा करके उसे अपनी लैंग्वेज में आप उसे पुट करके आ जाओ. दैट्स इट. ओके. एंड मान के चलो अब बस आपके पास 30 दिन है. 30 दिन में आपको ये सब्जेक्ट खत्म करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है. इक्वली डिवाइड करो. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हार्डली कितने चैप्टर्स हैं. अच्छा, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं इस बुक को रेफर कर रही हूँ. आई होप आपको ये विजिबल होगा. ये बुक दैट इज टी आर जैन बी के ओवरी की बुक है ये, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बाकी जो दूसरी बुक्स हैं वो भी, उसमें भी हमारा जो कंटेंट है वो सेम ही होता है. राइट. अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं ना तो उसमें हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं. 8 चैप्टर्स एक महीने में क्या कवर करना पॉसिबल नहीं है. बहुत पॉसिबल है अगर आप अच्छे से, क्योंकि कुछ करना नहीं है, आपने बैठ करके रटना नहीं है. अगर आप रट्टा वाला चीज पे जाओगे तब तो फिर तो मुश्किल है उस चीज पे जाना, कि भाई वो आपके लेवल और आपके स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज को रट्टाफिकेशन आप कर सकते हो. अच्छा, और अगर रीड करने की बात है तो एक बार रीड करो एंड दैट्स इट. और अगर लग रहा है कि एक बार रीड करने पे नहीं हो रहा है तो दोबारा एक, क्योंकि फरवरी के मंथ में जब आप पेपर देने जाओगे तो उससे पहले जो आपके टाइम गैप्स होंगे उसमें भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो. एंड एमसीक्यूज मस्ट है, उसे किए बिना मत जाना. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पहला चैप्टर जो है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. चैप्टर का नाम ही क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा. दैट इज इंडियन इकोनॉमी. इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे इकोनॉमी कैसी रही थी, कौन किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, दैट इज इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. हमारे अपने इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी जब हम आज़ाद हुए थे, या फिर तो आज़ाद होने के जस्ट पहले की बात हो रही है कि 1947 में हम आज़ाद हुए हैं. 1947 के बाद हमने क्या क्या चेंजेस करे और उससे पहले क्या क्या था, और बीच का टाइम पीरियड में क्या रहा, 1947 के टाइम पे क्या रहा था. ये जो पूरी बुक है, दिस होल बुक इज ऑल अबाउट कि आपकी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कैसे कैसे डेवलप्ड हुई, पहले क्या सिनेरियोज थी, पहले क्या क्या चीजें थी, उसमें हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट करा, आज के दिन पे हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, और आगे आने वाली चीजों में जो हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे उसके लिए हमारे पास क्या प्लान्स हैं. यही पढ़ना है इस बुक में. ओके, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का. नीचे हम ये फोकस वोकस नहीं पढ़ने वाले हैं, इसे हम समराइज करते हैं, बिकॉज देखो पेपर से 1 महीने पहले हम इसे कवर कर रहे हैं, इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. हम एक बस
इतना जान रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसे कवर करेंगे। दैट इज इट। ये जो नीचे फोकस दे रखा है, ये जो नीचे फोकस दे रखा है, ये कुछ नहीं है, ये इसी को इलैबोरेट किया हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले तो ओवरऑल फीचर्स, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स रहे थे। हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या देखा, कैसे कैसे करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था, फॉरेन ट्रेड का क्या सिनेरियो था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, और लास्ट में आखिर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन था। हम ये सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इन टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 7 सेक्शंस हैं इस पूरे चैप्टर में। दैट इज 7 हमारे पास टोटल टॉपिक्स होंगे। ओके, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, दैट इज ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, क्या सिनेरियोज थे, कैसा स्ट्रक्चर रहा था, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो द मेन गोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू ट्रांसफॉर्म आवर इकोनॉमी इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर सेल ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो ब्रिटिश रूल आई थी इंडिया में, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, उनका जो उस टाइम पे मेन गोल था वो ये था कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो कि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है 7th 8th 9th 10th में, तो आपको पता होगा दैट ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किस तरीके से, हमारी जो इंडियन मार्केट थी उसमें से हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों को कैसे उखाड़ के फेंक दिया था। और इनका जो मेन मोटिव था, मेन गोल था, वो ये था कि हमारी इकोनॉमी को ना रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना है बस। यानी कि कम दाम में हम रॉ मटेरियल्स को भेजेंगे कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में, और वहां पे जाकर के वो लोग उसी सस्ते रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले पहुंच गई थी। तो वहां पे वो फिनिश्ड गुड्स बना करके वो वापस से हमारी इंडियन इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में आकर के वो हायर प्राइसेस पे वो फिनिश्ड गुड्स को बेचेंगे। तो उन्हें क्या बनाना था, सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले उनका एम था कि हमारी मार्केट को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना था, कि भाई हमारी मार्केट में क्या बिक रहा है, हमारी मार्केट में इंडियन फिनिश्ड गुड्स नहीं मिलने चाहिए। मिलेगी क्या, ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है। तो ब्रिटिश के द्वारा जो फिनिश्ड गुड्स है वो मिलेगी, और दूसरा हमारी इंडियन रॉ मटेरियल मिलेगी। बस ये दो चीजों को याद रखो, सेल ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। शुरू से पता है हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ ज्यादा रहा है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल उतने ही ज्यादा नहीं है। आज हम पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में रॉ मटेरियल कहाँ सबसे सस्ता मिलता है, दैट इज चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। ये इन कंट्रीज में हमें सस्ती चीजें मिल जाती है, रॉ मटेरियल। Accordingly, all measures undertaken by them had this underlying objective in mind. अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कोई भी चीज, कोई भी मेजर्स लिया है, कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रैटेजी लगाई है इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके पीछे का मोटिव, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था, वो यही दो ऑब्जेक्टिव था। एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया में थी तो उस टाइम पे जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, तो ब्रिटिशर्स का मेन गोल क्या था, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। यहाँ आ जाओ पहले, ये देखो, बिफोर ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे हमारा एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा होता था, कहाँ पे, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया के अंदर क्या आता था, इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड। हम गोल्ड लाते थे बाहर से, और हम अपनी कंट्री से हैंडीक्राफ्ट को बाहर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स कैसे, तो इंडिया के पास बहुत ही डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट्स है। आप हर एक स्टेट में, आप किसी भी स्टेट, इंडियन स्टेट में आप चले जाओ, वहां पे आपको हर एक स्टेट आपको कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट्स उठा उठा करके देती है, वेदर इट इज ऑन क्लोथ, या फिर तो टेराकोटा हो गया, या फिर तो वुडन हो गया। हर एक स्टेट की अपनी अपनी डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट्स होती थी, वो बहुत ही डाइवर्स रेंज में उनके हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, और बहुत ही अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, जो उस टाइम पीरियड पे हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स को हम फिर बाहर भेजते थे, और फिर वो बदले में फिर हमारे पास गोल्ड आता था। हम इसी की बात करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश रूल के आने से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले, उसके आने से पहले क्या हो रहा था इंडियन इकोनॉमी में। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस, क्या बोला, वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही वाइब्रेंट थी। वाइब्रेंट का मतलब तो बहुत ही कलरफुल थी, बहुत सारी चीजें हमारी मार्केट में हुआ करती थी। प्रॉस्परस, बहुत वेल्दी वेल्दी चीजें, ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होती थी जो कि बहुत महंगी बिकती थी। एक एक जो आपके वेसल्स होते थे, एक एक जो आपके वास होते थे, इतने सुंदर सुंदर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, तो बहुत ही महंगे महंगे बिकते थे। ऑन द एग्रीकल्चरल फ्रंट, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इट वॉज अ सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी वेयर कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स वर द ओनर ऑफ लैंड। एग्रीकल्चरल फ्रंट की बात करते हैं तो वो बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड थी, जहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे, जो फार्मर्स वगैरह थे, उनकी अपनी खुद की जमीन थी, वो खुद अपने लैंड के ओनर्स थे। और जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे यहाँ बहुत सारे वो
जमींदारीज वगैरह आ गए थे, जमींदार्स वगैरह थे उस टाइम पे, बहुत सारे सेटलमेंट्स वगैरह हुए थे। किस तरीके से ओनरशिप लेनी है इंडियन से, वो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा प्लान और स्ट्रेटजीज बनाते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही फेमस था हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए। इतना याद रखेंगे हम इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से पहले की जब हम बात करते हैं तो पहला तो हमें ये पता है हैंडीक्राफ्ट, हम बहुत उसमें बहुत प्रॉस्परस थे, हमारे पास बहुत हैंडीक्राफ्ट था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम बहुत प्रॉस्पर करते जा रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को और उसके बदले में हम गोल्ड ले रहे थे। दूसरा चीज एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के टाइम पे जो हमारे कल्टीवेटर्स थे उनके पास अपनी खुद की जमीन हुआ करती थी, ये दो चीज हमें याद रखनी है। और एक्सपोर्ट्स एंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन, इंडिया बहुत ही उस टाइम पे उसका एक अलग रेपुटेशन था। अगर आप सिल्क रूट वगैरह के बारे में जानते हैं तो उस टाइम पे भी सिल्क रूट के टाइम पे भी इंडिया उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था। दिस सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, ये रहा। This one is the important point that silk and cotton textiles were famous for their fine quality and the metal and precious stone work were famous for excellent craftsmanship. अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इंडिया का सिल्क और कॉटन दोनों ही बहुत ही फेमस था अपनी क्वालिटी को लेकर के, और दूसरा हमारे पास बहुत ही मेटल्स थे और बहुत ही प्रेशियस स्टोन वर्क्स क्राफ्टमैनशिप बहुत ज्यादा थी, जिसके ऊपर हम बहुत सुंदर सुंदर अपनी कलाकारी बना कर करके हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लॉइटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और किस तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं किस तरीके से ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे कैसे हमारे यहाँ के लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ और इंडियन इकोनॉमी कैसे ट्रांसफॉर्म होती चली गई थी। ये रहा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल का पूरा सिनेरियो। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनका एम ही, उनका ऑब्जेक्टिव ही यही था दैट हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सप्लायर बनाना है, किसका, रॉ मटेरियल का, और वो भी चीप रेट्स पे। और इम्पोर्ट हम किसका कर रहे थे, दैट इज फिनिश्ड गुड्स का। कौन से फिनिश्ड गुड्स, जो यूरोपियन कंट्रीज से हमें फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उसको हम इम्पोर्ट कर रहे थे। The British exploited Indian economy to maximize their economic gains. ब्रिटिश ने बहुत एक्सप्लॉइट किया इंडियन इकोनॉमी को अपने गेन्स के लिए, अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए। दिस इज पॉपुलरली नोन एज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, और इसी को हम कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। हम कॉलोनीज थे, इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का और उसे एक्सप्लॉइट किया गया, दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। इट हैज टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट था, पहला था सप्लाई एस्पेक्ट और दूसरा था डिमांड एस्पेक्ट। सप्लाई एस्पेक्ट, हम सप्लायर बनेंगे, डिमांड एस्पेक्ट, हम डिमांड करेंगे उनके प्रोडक्ट्स का। ऑन द सप्लाई साइड ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। सप्लाई साइड की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल के जैसे यूज कर रहे थे अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। हमारे यहाँ से कॉटन उठाते थे सस्ते दामों में, अपने यहाँ लेकर के जाते थे, उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और उसी का 2 गुना 3 गुना पैसा यहाँ पे आकर के फिनिश्ड गुड्स को बेच करके कमा के जाते थे। ऑन द डिमांड साइड इंडियन मार्केट्स वर यूज्ड एज डिमांड डेस्टिनेशन, इंडियन मार्केट को डिमांड डेस्टिनेशन के जैसे यूज करा जाने लग गया था फॉर ब्रिटिश गुड्स। अकॉर्डिंगली इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इसी के साथ जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया था। हैंडीक्राफ्ट बहुत महंगे होते हैं, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, एक ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि आप अपने हाथ से कोई साड़ी बना रहे हो, कॉटन का कपड़ा है, कॉटन रॉ मटेरियल है, कॉटन आपके पास कॉटन का कपड़ा है, कॉटन से आप साड़ी में कन्वर्ट कर रहे हो, आप अपने हाथों से उसे बना रहे हो या फिर तो स्पिनिंग व्हील का यूज कर रहे हो, तो इट विल टेक यू अराउंड 1 to 2 days एक साड़ी बनाने के लिए। और अगर आप मशीन से कोई प्रिंटेड साड़ी बना रहे हो तो जो प्लेन साड़ी भी बना रहे हो आप मशीन से, इट विल टेक यू हार्डली 5 to 10 minutes। ठीक है, अगर हम मशीन का यूज करते हैं तो यानी कि कॉम्परेटिवली अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है और वो इसीलिए महंगा होता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, एक ऐसा बंदा जहाँ पे मशीन है जिसके पास, वो तो एक दिन में 100 500 साड़ियाँ निकाल देगा इस हिसाब से, तो उनके जो प्राइसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर आप कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदोगे। इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ऐसे ही बहुत गरीब था, उसके हाथ में पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे आपके हाथ में जब पैसे नहीं है और आपको साड़ी खरीदनी है तो आप यू विल गो टू सस्ता वाला, चीप वाला जो साड़ी होगा आप उसको ज्यादा परचेज करोगे। तो इस हिसाब से ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स को लोग ज्यादा परचेज करने लग गए थे और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस खत्म होता चला गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑल्सो इम्प्लाइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल, और जैसे जैसे आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल रेपुटेशन था वो भी खत्म हो चुका था। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज सिस्टमैटिकली Agricultural sector was systematically exploited through high demands of land revenue from the farmers. अभी तक हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, कैसे हमारी मार्केट को खराब किया गया, हमारा इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट पे हम कैसे डिस्ट्रॉय हुए थे। नाउ वी विल सी कैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को
हमने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, वो सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड। कैसे? एक बहुत ही सिस्टम उन्होंने बनाया, पूरा एक सिस्टम उन्होंने तैयार करा था कि कैसे हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी खराब करना है। तो क्या करा था, हाई डिमांड करने लग गए थे लैंड रेवेन्यू। फार्मर्स को बोलने लग गया, अच्छा तुम्हारे पास लैंड है, चलो अब तुम क्या करोगे, लैंड रेवेन्यू दोगे। तुम्हारे पास लैंड है ना, तुम लैंड ओनर हो, जमीन है तुम्हारे पास, तुम अपने तुम क्रॉप्स को तो उगाओगे, साथ में आप क्या करोगे, लैंड रेवेन्यू भी हमें दोगे। और जब नहीं देते थे, बहुत टाइम तक वो चढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब फाइन वो लगाते चले गए, तो फिर आखिर में वो लैंड अपने पास कब्जा कर लेते थे, जब्त कर लेते थे। द कल्टिवेटर्स वर इजेक्टेड एज ओनर्स of the soil when they failed to cope with escalating demand of land revenue. एग्रीकल्चर स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग सरप्लस ऑफ री इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मर्स, और इसी तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो खत्म होता चला गया। भैया फार्मर्स के पास वैसे ही पैसे नहीं थे, लैंड रेवेन्यू दे नहीं सकते थे, री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो आखिर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा खत्म हो गया। बस इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड टॉपल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था। A vibrant and prosperous economy was converted। एक बहुत ही वाइब्रेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तो वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। कैसे एक वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी तुरंत से कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक पिछड़ी हुई, पीछे जाती हुई। और दूसरा स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट का मतलब रुकी हुई इकोनॉमी, जिसमें कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये पूरा हमारा था। हमने अभी जस्ट देखा कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और बाद में कैसे चेंज हुआ और कैसे उसे एक्सप्लॉइट किया गया। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे, दैट इज 1947 के टाइम पीरियड पे। कॉन्सिक्वेंट अपॉन इट्स एक्सप्लॉइटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी एग्जिबिटेड द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नीचे हमने बहुत सारे फीचर्स दिए थे इंडियन इकोनॉमी के, क्या क्या फीचर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुकी हुई इकोनॉमी, अभी जस्ट बताया। बैकवर्ड इकोनॉमी, पीछे जाती हुई इकोनॉमी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है, यानी कि तीन सेक्टर जो होते हैं उनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्शन जिसमें लोग सबसे ज्यादा इंडल्ज हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका मतलब है एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें अब कोई होप नहीं बची है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो रही है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, आपके खुद के नेशन के पास इतनी चीजें नहीं है कि वो उस रिसोर्सेज को यूज करके आगे चला पाए, तो आप क्या करते हो, इम्पोर्ट करते हो, बाहर से चीजों को लाओगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो ही आपकी कंट्री आगे चल पाएगी। दैट इज इम्पोर्ट के ऊपर ज्यादा आप डिपेंडेंट थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे आप शहरीकरण बहुत कम है। और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे आपके जो लैंड के ओनर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो होल्ड कर रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, जिसको हम जमींदार्स वगैरह भी कहते हैं। लेटर ऑन इंडिया ने ये जो जमींदारी सिस्टम था, पूरा जमींदार्स वगैरह का पूरा सिनेरियो था, वो पूरी तरीके से हटा दिया था कि नहीं भैया, हमें फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह की जरूरत नहीं है और हम इसे ना ही बढ़ावा देंगे। हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे, सबके ऊपर चलेंगे कि बेसिकली इन डेप्थ में ये एक थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे, जो कि अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट अबाउट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप उसमें दो चार पॉइंट्स आप लिख दोगे। हार्डली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आप कोई भी 3 पॉइंट आप लिख लोगे। दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी कर दो, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर लिख दो, बैकवर्ड इकोनॉमी लिख दो, बहुत ही कॉमन चुकी है जो अभी हमने पढ़ा था। ओके, फर्स्ट वी हैव स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो मैंने बताया, दैट इकोनॉमी जो कि रुकी हुई है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हम जब आजाद हुए थे तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी कैसी होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे आप या तो बहुत थोड़ा सा इनकम जनरेट कर पाओगे, या तो आप बिल्कुल ही इनकम आप जनरेट नहीं कर पाओगे। The British government never attempted to estimate India's national and per capita income। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इतने टाइम तक हम पे रूल की थी और इतने टाइम तक इंडियन इकोनॉमी को वो पूरा फ्लक्चुएट कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी, वो जब तक हमारे यहाँ रूल की है तब तक एक बार भी वो इंडिया का नेशनल इनकम या फिर तो पर कैपिटा इनकम एक बार भी एस्टिमेट करने की कोशिश अटेम्प्ट ही नहीं करा उन्होंने। However, दादा भाई नौरोजी, विलियम डेग्बी, फिनले, शिराज, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई, ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स थे उस टाइम पीरियड पे, जिन्होंने ये अटेम्प्ट करा था किस चीज के लिए, इंडिया का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश की थी। ऑफ कोर्स दीज एस्टिमेट्स यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स, और हर एक इंसान अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकाल रहा है, तो जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, एक दूसरे से मेल भी नहीं खाएंगे और बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट पे वो डिफर करेंगे।
Most of the estimates reveal that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. मैक्सिमम जो एस्टिमेट्स जो रिवील किए गए थे वो ये बताता है कि भाई फर्स्ट हाफ जो था 20th सेंचुरी का वो 2% से भी कम ग्रोथ हमने देखा था उसमें, और ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर वाज द मेयर 0.5%। समझ लो कितनी कम इनकम पे लोग जिंदा थे, कितना गंदा नेशनल इनकम रहा होगा उस टाइम पीरियड पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वहाँ पे लोग ग्रो कर रहे थे, प्रॉस्परस बनते जा रहे थे, वेल्दी बनते जा रहे थे, और इंडिया जैसी कंट्री जो एक टाइम पे रूल किया करती थी अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से जानी जाती थी वो, और उस टाइम और ब्रिटिशर्स के रूल पे वो पर कैपिटा इनकम जबकि उसकी बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम कितना था, 0.5% पर कैपिटा इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वाज माइजरेबली लो। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का, जो बेसिक स्टैंडर्ड था, जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें थी वो तक उनकी बहुत नीचे थी, बहुत ही माइजरेबली लो थी। एपिडेमिक्स एंड फेमाइन्स वर रेकरिंग फेनोमेनॉन, बहुत ही रेकरिंग नेचर की थी। रेकरिंग नेचर जो कि अब बार 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 हो रही है, उसको हम रेकरिंग नेचर कहते हैं। तो एपिडेमिक्स होता था, एपिडेमिक्स एक होता है जो आपके रीजन में, आपकी कंट्री के अंदर जो डिजीजेस फैलती जा रही हैं, बार बार आती है, जो उसको उसको हम रेकरिंग कहते हैं। और एपिडेमिक्स होता है जो आपकी कंट्री के अंदर जो डिजीजेस आ रही है उसको एपिडेमिक्स कहते हैं। जैसे कोविड आया था, कोविड की जब हम बात करते हैं तो कोविड को हमने पैंडेमिक बोला था। पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में जब कोई डिजीज फैली हुई है उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक्स जो कि सिर्फ इंडिया इंडिया के पोर्शन में थी, दैट इज एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स के साथ साथ फेमाइन थी। फेमाइन भूखमरी होती है, लोगों की मौत भूख की वजह से हो रही थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को वो खिला पाए। तो इतनी कम पर कैपिटा इनकम थी उस टाइम पे। और किसी भी रूलर के लिए या फिर तो किसी भी गवर्निंग बॉडी के लिए सबसे शेम की बात है कि उसके रहते उसके यहाँ के लोग फेमाइन से उनकी सो ये था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक बार बहुत ही इसको रैप कर लेते हैं, मदद कर लेते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी जहाँ पे बहुत ही कम ग्रोथ होगी, बहुत ही कम इनकम होगी, या फिर तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगी इनकम की। दूसरा है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो पूरा रूल रहा, एक बार भी इन्होंने इंडिया का नेशनल इनकम या फिर तो पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश कभी नहीं करी इन्होंने। वहीं पे दादाभाई नौरोजी, पेंडले शिराज, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई जैसे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स रहे थे, इंडिविजुअल्स रहे थे, इकोनॉमिस्ट रहे थे। उन्होंने कोशिश करी थी इंडिया का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश करी उन्होंने। और जब वो निकाले तो हर एक इंडिविजुअल अलग-अलग जितने भी उनके रिजल्ट्स रहे, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट रहे। लेकिन मोर और लेस जो था हमारा एक एवरेज पकड़ के चलो तो हमारा फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में जो हमारा पर नेशनल इनकम था वो 2% था, और पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो 0.5% या फिर तो उससे भी कम था। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम था। और उस टाइम पीरियड पे एपिडेमिक्स और फेमाइन्स बहुत ही रेकरिंग नेचर में थी, यानी कि बार बार बैक टू बैक वो आई जा रही थी। ओके, मूविंग अहेड, बैकवर्ड इकोनॉमी। सेकंड हमने पढ़ा बैकवर्ड इकोनॉमी, जो कि ऐसी इकोनॉमी जो कि पीछे जा रही है, फॉरवर्ड नहीं पीछे, बैकवर्ड जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड अ बैकवर्ड इकोनॉमी जब तब इट हैज अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। एक तो ऐसी कंट्री जिसके पास बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन उसका जो इनकम है बहुत ही कम है, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी है। 1947 से 48 की जब हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो लोगों की थी वो सिर्फ 230 रुपए थी, 230। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा था जो कि बहुत गरीब था, जिसके पास इनफ फूड नहीं था, कपड़े नहीं थे, शेल्टर नहीं था रहने के लिए। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, काफी सेक्शन ऐसी रही जिनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है उनके पास, कॉस्ट बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्योंकि अब पहले एक टाइम पीरियड था जहाँ पे लोग हैंडीक्राफ्ट में बहुत इंडल्ज थे, अचानक से वो इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई तो वो अब सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती थी हमारे इंडियन इकोनॉमी में, और जब वो हट गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग जो उस टाइम पे थे, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी, वो कहाँ पे थी, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी। और उनका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो था वो एग्रीकल्चर ही था। वो एग्रीकल्चर ही करके अपनी जिंदगी चला रहे थे, खा पी रहे थे, रह रहे थे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे थे। नियरली 72%, यानी कि आप सोच के देखो आपकी कंट्री का 70%, 70 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो कहाँ पे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है। हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज ओनली 50%। 72% लोग
एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर अपना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ 50% दे रही है। यानी कि जितने लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि एक लैंड, एक छोटा सा टुकड़ा है लैंड का, उसके ऊपर 5 लोग काम करें, जबकि वहां पे 5 लोग की जरूरत है ही नहीं। वहां पे एक इंसान या 2 इंसान से हो जाता, बट वहां पे फिर भी 5 लोग काम कर रहे हैं। रीजन यही था, मार्केट हमारी खत्म हो चुकी थी, बचा क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर बचा था। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, दो सेक्टर था जो कि बहुत ही ग्रो करता जा रहा था, दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया, एग्रीकल्चरल हमारा आगे कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी उन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारे सेक्टर में बैकवर्डनेस आ गई थी। दिस सेक्टर सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी। इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, ओइंग टू विच इट हैड लो कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी और कम हो गया। नेक्स्ट वन इज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें कोई भी होप नहीं है, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। ऐसा ऐसा होता है ना, कोई चीज इतनी खराब हो गई है जिसमें जिसको देख करके आपको लग रहा है भाई इसमें कितना भी माथा लगा लो वो ठीक नहीं होने वाला है। तो दैट वन इज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक मतलब ही वही होता है। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल से पहले की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम बहुत ही प्रॉस्पर कर रहे थे, वेल्दी होते जा रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स की बदौलत। हमारे पास इतने टैलेंट्स थे कि हम हैंडीक्राफ्ट के ही दम पे हम बहुत अपने नेशन को आगे ले जाते। बट इसे बहुत ही सिस्टमैटिकली इसे डिस्ट्रॉय किया गया था बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज। इनके पॉलिसीज ऐसे रहे थे। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड। लेकिन इंडिपेंडेंस आते आते तक 1947 आते आते तक हमारे जितने भी स्मॉल स्केल, आज के टाइम पे आप जिसको स्मॉल बिजनेस ओनर्स कहते हो, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कहते हो, वैसे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह वाले जितने भी लोग थे उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। हैवी इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक ग्रोथ, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री रहे उन्हें तो बिल्कुल ही ब्लीक ग्रोथ, दैट इज नो होप वाली ग्रोथ दिख रही थी। एंड फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, रीजन बीइंग कि आपकी इंडस्ट्री काफी बड़ी है, हैवी इंडस्ट्री है, आपको काफी सारा कैपिटल चाहिए होगा, काफी सारे गुड्स चाहिए होंगे, मशीन्स चाहिए होंगी, बट वो आप ला नहीं सकते हो। रीजन बीइंग कि वहाँ पे आपको इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, और हम पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हो गए थे, ब्रिटेन के इम्पोर्ट्स पे, कि बाहर से कोई सामान आए तो हम उसे फिर खरीदें, क्योंकि अपनी कंट्री में तो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। रीजन इन्हीं सब चीजों की वजह से। नेक्स्ट वन इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अभी हम ऊपर पढ़ के ही आए कि हम काफी इम्पोर्ट्स, ब्रिटेन से जितना भी इम्पोर्ट आया था, इम्पोर्ट्स वगैरह जो होते थे ब्रिटेन से, हम उस पे एकदम पूरा डिपेंडेंट हो गए। दैट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। द कंट्री वाज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट, पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी। हम पर्टिकुलरली मशीनरी के लिए और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए हम पूरी तरीके से इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेंट हेवीली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। आर्म्ड फोर्सेस की हम जब बात करते हैं, जितने भी हमारे से डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह थे, उसके लिए भी हम बाहर की से ही इम्पोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। इसके अलावा और भी जो कंज्यूमर गुड्स थे हमारे, जैसे कि कपड़े सिलने वाले मशीन्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, साइकिल्स वगैरह हो गई, ये सब भी हम बाहर से ही मंगवा करके यूज करना शुरू कर रहे थे। और नीचे ये आपको हर एक जो टर्म हमने ऊपर यूज करा है उसका मतलब नीचे दे रखा है, दैट इज नेशनल इनकम का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। जितने भी गुड्स और सर्विसेज का, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मनी वैल्यू है एक इकोनॉमी के अंदर, जो आप प्रोड्यूस करते हो एक साल के अंदर, उसका वैल्यू कितना है, दैट इज नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम है कि एक एवरेज इनकम कितना एक बंदा कमाता है एक साल के अंदर, दैट इज। तो आप सोच के देखो कि जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे 1947 में, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे एक साल में एक बंदा 230 रुपए कमाता था। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। शहरीकरण बहुत कम था, कुछ ही जगह पे शहर थे, बाकी सब जगह एकदम गांव था। पॉवर्टी थी, पॉवर्टी में आप शहरीकरण कैसे कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। मैक्सिमम पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ रह रही थी, गांव में रह रही थी। बोले भाई शहर में जाएंगे खर्च बढ़ेगी, इससे बेहतर है हम गांव में रहेंगे, गांव में हमारी खर्च भी कम है। इन 1948 ओनली 15% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। सिर्फ 15% लोग थे पॉपुलेशन के जो कि शहर में रहते थे, बाकी 85% लोग रूरल एरियाज में रह रहे थे। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन को ऐसा लग रहा था भाई अगर एग्रीकल्चर करना है तो गांव में रहना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर के अलावा बाहर का जितना भी दूसरा सेक्टर है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी नहीं, तो हम शहर जाके क्या करेंगे। दिस कंपाउंडेड देयर, और इसी की वजह से और पॉवर्टी बढ़ता चला गया। नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी का मतलब आधा होता है, दैट इज जो आपका जो लैंड ओनर्स वगैरह होंगे ना वो आधे आधे होंगे, यानी कि एक फ्यूडल लॉर्ड्स के पास भी कुछ लैंड है, कुछ लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स के पास नहीं है, ऐसा इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडल, ना तो इन इकोनॉमी में पूरी तरीके से फ्यूडल था, दैट इज फ्यूडल लॉर्ड, और ना ही ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी, एक बहुत ही मिक्सड इकोनॉमी था, या फिर तो बोल लो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था।
फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। अगर फ्यूडलिस्टिक पूरी तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में लैंड होता तो उससे कम प्रोडक्टिविटी होती, और प्रोडक्टिविटी कम होती उससे और बैकवर्डनेस बढ़ती। Briefly, we can state that on the eve of independence, Indian economy was characterized with low level of economic development. It was developed only to the extent it could serve the colonial interest of the government, British government. अंत में ये कंक्लूजन है कि भाई जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो भी पॉलिसीज वो लेकर के आए, जो कुछ भी करा था, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं करा था। उनका अपना एक इंटरेस्ट था, कॉलोनियल इंटरेस्ट था, उन्हें अपने मोटिव पूरे करने थे, इस वजह से उन्होंने करा था। अगर हम बोलते हैं रेलवे, पोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ ये सब डेवलप किया था, तो भाई वो किया था अपने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देने के लिए। वो और किस किस तरीके से हमें और अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे, वो उसकी उनकी स्ट्रैटेजीज थी। इट वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द। इससे क्या, इससे कुछ नहीं हुआ, इंडियन इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ, इंडियन पीपल को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे फायदा प्रोटेक्शन और प्रमोशन किसका हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी के इंटरेस्ट को बढ़ावा मिला था, रादर देन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तो गत में जा चुकी थी तब तक। यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हम चेक करेंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में फिट हुआ भी या नहीं हुआ। तो स्टेट द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था, वो जो इंडिया में रूल कर रहे थे, उनका मेन पर्पस क्या था, तो उनका मेन पर्पस था कि भाई टू रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेटस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर। एक तो पहला हमने पढ़ा था दैट इंडिया को बनाना है बिगेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, किसके लिए, तो यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज ब्रिटेन के अपने ग्रोथ के लिए। और दूसरा हमें बनाना था कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटेन, उनके जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं उनके हम कंज्यूमर बन जाएं, और दूसरा हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहे कम दाम में। ये उनका मेन पर्पस था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया, हम सबको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। हैंडीक्राफ्ट हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, बच गया था एग्रीकल्चर जिसमें 72% लोग इंडल्ज थे। स्टेट एग्जांपल्स ऑफ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हम क्या क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो दैट इज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल, सेमी प्रेशियस, प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। एंड द फोर्थ वन इज वो कौन कौन से इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने इंडिया का नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का अटेम्प्ट करा था। तो एक तो दादा भाई नाउरोजी याद कर लो, बहुत ही फेमस है ये। और दूसरा वीके आर वी राव याद कर लो, फिंडले याद कर पा रहे हो, विलियम याद कर पा रहे हो, तो ये भी सही है। एंड द लास्ट वन आरसी देसाई, दोनों बहुत ही आसान नाम है, इन दोनों को याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर। एंड आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।